समकालीन विश्व राजनीति की चर्चा कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो के अंदर सोवियत प्रणाली की चर्चा की। हमारे दो ध्रुवीयता का अंत जो अध्याय चल रहा था, किस तरीके से शीत युद्ध के दौर के अंदर पूरा विश्व दो भागों में बट गया और फिर दो भागों में से एक भाग सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसी को लेकर के ये अध्याय था। पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी कि सोवियत प्रणाली किस तरीके से टूट गई और सोवियत प्रणाली के परिणाम स्वरूप ही सोवियत संघ का जो विघटन है वो हो गया। इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे सोवियत प्रणाली को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के लिए एक तरीका अपनाया गया और उसका नाम दिया गया शॉक थेरेपी। तो आज हम चर्चा शॉक थेरेपी से शुरू करेंगे। शॉक थेरेपी सोवियत संघ को यानी जो साम्यवादी प्रणाली थी उस प्रणाली को पूंजीवाद की ओर मोड़ने का एक तरीका है, जिसके द्वारा साम्यवाद है, जो साम्यवादी व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर परिवर्तित की जाती है। आइए चर्चा करते हैं शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना और शॉक का मतलब होता है आघात पहुंचाकर, यानी धीरे धीरे परिवर्तन ना करके अचानक एकदम जिन परिवर्तनों को किया जाता है उनका नाम दिया गया है शॉक थेरेपी। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद से साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक तरीका है। किन देशों के अंदर? जो पहले साम्यवादी देश थे, रूस था, मध्य एशिया के देश और पूर्वी यूरोप, क्योंकि ये शीत युद्ध के दौर के अंदर इनका जो लड़ाई का केंद्र बनता है वो बनता है यूरोप। और यूरोप के अंदर पूर्वी यूरोप के जो देश है उन देशों को किसकी ओर मोड़ना है? पूंजीवाद की ओर मोड़ना है। तो पूंजीवाद की ओर मोड़ने का एक तरीका है, उसका नाम है शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी का जो मॉडल दिया गया था ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान रखना ये दोनों पूंजीवादी संस्थाएं हैं, दोनों अमेरिका की संस्थाएं हैं और इनके द्वारा ये एक निर्देशित मॉडल था। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि शॉक थेरेपी का मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिया गया था। 1944 में ब्रेटन वुड समझौते के तहत इन दोनों की स्थापना होती है, विश्व बैंक की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, और ये दोनों जुड़वा बहनों के नाम से जानी जाती है। तो ये शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिया गया था। इसकी सर्वोपरि मान्यता ये थी कि हर देश की व्यवस्था को पूरी तरह से किसकी ओर मोड़ना है? पूंजीवाद की ओर मोड़ना है। जो भी साम्यवादी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को पूर्ण समाप्त करना है और पूरी तरीके से उसको किस ओर ले जाना है? पूंजीवाद की ओर ले जाना है। जब ये पूंजीवाद की ओर संक्रमण होगा तो इसकी जो विशेषताएं होगी वो भी पूंजीवादी होगी। किया क्या गया? संपत्ति पर निजी स्वामित्व। साम्यवादी व्यवस्था के अंदर राज्य की सारी संस्थाओं और पूरी अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण था वो राज्य का नियंत्रण था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। लेकिन अब किसका नियंत्रण होगा? निजी स्वामित्व होगा। सामूहिक कृषि प्रणाली, उस समय बड़े बड़े खेत हुआ करते थे जिनकी सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारियां हुआ करती थी। उन सामूहिक खेती प्रणाली को निजी में बदलना, उन्होंने अचानक से निजी में इनको बदला। मुक्त बाजार यानी राज्य बाजार की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और वित्तीय खुलापन, इन चीजों को अपनाया गया। किसके अंदर? शॉक थेरेपी के अंतर्गत अपनाया गया। और ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी है? पूंजीवाद की विशेषताएं। तो सारांश के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक तरीका है और जिसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे परिवर्तन न होकर के अचानक परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन ये होता है कि साम्यवाद को पूंजीवाद की ओर बदला जाता है। अब देखो, किसी भी व्यवस्था के अंदर हम जब परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन धीरे धीरे होता है तो सुधार हो जाता है, जो समस्याएं आती है उनका समाधान ढूंढा जा सकता है। लेकिन अचानक हम किसी परिवर्तनों को लादते हैं तो कई बार परिणाम इसके विपरीत होते हैं और स्थिति यही हुई कि शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की व्यवस्था है वो बिगड़ गई। शॉक थेरेपी के परिणाम ये रहे कि उसकी अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। स्थिति ये हुई कि जो भी उद्योग धंधे थे उन सारे उद्योग धंधों को निजी में बदला गया। 90% उद्योग धंधों को औने पौने दामों में बेच दिया
और इसने सस्ते दामों के अंदर उनको बेचा गया कि पूरी अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। जिस तरीके से किसी गराज के अंदर वस्तु का वास्तविक मूल्य नहीं होता, तोल करके दे दिया जाता है या बेच दिया जाता है, उसी तरीके से सोवियत प्रणाली के अंदर संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा गया और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, उद्योगों के पूरे पैसे नहीं मिले। दूसरा परिणाम ये हुआ कि रूस की मुद्रा थी जिसका नाम था रूबल, और रूस की मुद्रा रूबल में अचानक गिरावट आई, मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ गई, वस्तुओं के भाव बढ़ गए और लोगों के पास जो जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी भी चली गई। यानी ये जो रूस था, जो रूबल मुद्रा थी, उसके अंदर बहुत अधिक गिरावट आ गई। तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि अब तक सामूहिक खेती प्रणाली चल रही थी, खेती की सुरक्षा, संसाधन, ये सारी व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब इस सामूहिक खेती प्रणाली को किस में बदलना था, निजी में बदलना था। और निजी में बदलने के परिणाम स्वरूप सामूहिक खेती प्रणाली की जो सुरक्षा थी, खाद्यान्न सुरक्षा थी, वो सुरक्षा भी समाप्त हो गई। जब खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हुई तो एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसको हम मध्यम वर्ग, बिचौलिया वर्ग, जयराम पैसा वर्ग, ऐसा कुछ कह सकते हैं, माफिया वर्ग भी कह सकते हैं। एक वर्ग पैदा हुआ और उत्पादन का संपूर्ण लाभ किसने प्राप्त किया, इस माफिया वर्ग को प्राप्त हो गया। किसानों को अपने वास्तविक उपज का मूल्य नहीं मिला और हुआ ये कि गरीबी और अमीरी की खाई वो और अधिक बढ़ गई, समाज में बहुत अधिक असमानता उत्पन्न हो गई। चौथा परिवर्तन यह हुआ कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण प्राथमिकता से नहीं हुआ, क्योंकि मान्यता ये थी कि जल्दी बदलना है। और अचानक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक राज्यों को या तो राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तियां दे दी गई या अन्य संस्थाएं मजबूत बन गई। लोकतांत्रिक जो भी संस्थाएं थी जैसे संसद थी, इनका निर्माण प्राथमिकता से नहीं हुआ और ये कमजोर संस्थाएं बन करके रह गई। इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर जो परिवर्तन शुरू होता है वो सन 2000 के बाद इसमें सुधार शुरू होता है अर्थव्यवस्था के अंदर। और इस सुधार का कारण होता है यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, तेल है, प्राकृतिक गैस है, धातु है, जिनके परिणाम स्वरूप सन 2000 के बाद इस व्यवस्थाओं के अंदर सुधार शुरू होता है। एक तरीके से इस समय शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब विघटन कैसे हुआ इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो के अंदर कर चुके थे कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बाकी राज्य भी स्वतंत्र हो गए और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस तरीके से एक शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप एक लंबे समय तक 1945 से लगा करके 1991 तक जो एक व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था समाप्त हो गई। शॉक थेरेपी के बाद बात करते हैं भारत शीत युद्ध के दौर में भारत और सोवियत संघ के संबंधों की। देखो, किसी भी देश के संबंधों का निर्धारण होता है उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी, उसके समाज की प्रकृति कैसी, इसी के आधार पर। साम्यवादी व्यवस्था भारतीय समाजवादी व्यवस्था से मेल खाती है और इसलिए भारत और अगर रूस की बात करें तो भारत और रूस के संबंध बहुत ही अच्छे रहे। भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही अच्छे रहे संपूर्ण शीत युद्ध के दौर के भीतर। हमने भारत और सोवियत संघ के संबंधों को 4 भागों में बांटा है, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक भागों में बांटा है। अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें तो भारत में जितने भी बड़े लौह एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई है, जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इन इस बड़े बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी और इस समय औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई और इन उद्योगों के लिए भारत को जो सहायता मिली वो भारत को सहायता सोवियत संघ से मिली। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो भोपाल में स्थित है, इसके लिए भी भारत को सोवियत संघ से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। तो सारांश के रूप में कह सकते हैं कि आर्थिक संबंध बहुत अच्छे। अगर हम राजनीतिक संबंधों की बात करें, यूएनओ के अंदर कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत का अगर किसी देश ने खुल के समर्थन किया है तो वो सोवियत संघ था। सोवियत संघ ने भारत का हमेशा समर्थन किया है। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय सोवियत संघ ने भारत को सैन्य और वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता है वो उपलब्ध करवाई।
सैन्य संबंधों की बात करें, भारत सोवियत संघ के सहयोग के परिणाम स्वरूप ही सैन्य तकनीकी और सैन्य सामग्री तैयार कर पाया और ये पर्याप्त रूप से भारत को सोवियत संघ से उपलब्ध हुई है। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, हिंदी फिल्में सोवियत संघ में भी देखी जाती है। बहुत सारे भारतीय लेखकों कलाकारों ने सोवियत संघ के समय यात्रा ही की है और बहुत अच्छे भारत और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही अच्छे थे। अगर हम सभी पूर्वी साम्यवादी देशों की बात करें, सोवियत संघ को भी साथ में लेते हैं और सोवियत संघ के साथ साथ सभी साम्यवादी जो देश है, जो साम्यवादी व्यवस्थाओं वाले देश है, उनके साथ अगर संबंधों की बात करें, क्योंकि इस पूरे सोवियत गुट के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूस है और रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो बाकी देशों के पास स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। किसी भी देश के जो संबंध होते हैं वो परिणाम होते हैं आपसी विश्वास और साझे हितों का। दोनों का आपसी विश्वास था और दोनों के हित एक समान थे और साझे हितों के परिणाम स्वरूप ही दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे रहे और सभी देशों के साथ अच्छे रहे। दोनों की जनता की अपेक्षाएं आपस में मेल खाती थी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सोवियत संघ भी चाहता था और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत भी चाहता था। दोनों की जनता की अपेक्षाएं आपस में मेल खाती थी तो दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे थे। दोनों ये चाहते थे कि जो विश्व है वो बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र शक्ति रह गया था, लेकिन पूर्वी सभी साम्यवादी देश और भारत ये चाहते थे कि शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होकर के शक्ति अनेक भागों में बंटी हुई होनी चाहिए। यानी बहुध्रुवीय विश्व का सपना भारत भी देखता है और बहुध्रुवीय विश्व का सपना है वो संपूर्ण पूर्व साम्यवादी देश है वो भी देखते हैं। साम्यवादी देश और भारत दोनों ये चाहते थे कि जो संघर्ष है उन संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा ढूंढा जाए, सभी देशों की विदेश नीति स्वतंत्र हो और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की जाए। ये सपना, ये चीज़ें लेकर के साम्यवादी देश भी चलते हैं और ये चीज़ें देश लेकर के भारत भी चलता है। इन दोनों के मध्य कश्मीर की समस्या हो, ऊर्जा आपूर्ति, आतंकवाद, सैन्य साजो सामान और वैज्ञानिक परियोजनाओं जैसे लाभ भारत को भी मिले। दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे रहे। सन 2001 में भारत और रूस दोनों ने 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये इस बात को दिखाता है कि पूर्वी सभी साम्यवादी देशों के साथ और रूस के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे थे, उस समय भी अच्छे थे और आज भी अच्छे। वर्तमान स्थितियाँ ये है कि जब विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सर्वसर्वा हो गई है तो भारत का थोड़ा सा झुकाव पूंजीवाद की ओर बढ़ा है। 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति स्वीकार कर ली। तो इन नीतियों को स्वीकार करने के बाद भारत का धीरे धीरे अभी वर्तमान के अंदर जो झुकाव है वो पूंजीवादी व्यवस्था यानी अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भारत और सोवियत संघ के संबंध वर्तमान में भी बहुत ही अच्छे हैं। इस संपूर्ण सोवियत संघ के विघटन, सोवियत प्रणाली से लगा करके विघटन तक के जो नेता थे जिनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है या बुरी भी रही है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव। दो ध्रुवीय विश्व के अंदर सोवियत प्रणाली की चर्चा करो और शॉक थेरेपी की चर्चा करो, सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा रहा है वो मिखाइल गोर्बाचेव का रहा है। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति है। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति है क्योंकि इनके बाद सोवियत संघ का पूरा विघटन हो जाता है। इन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और परिणाम क्या रहे हमने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ लिया। आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और परिणाम ये रहे कि जिनके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया। हथियारों की होड़ पर रोक लगाई क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो भी पश्चिम देश थे हथियार किसके लिए बना रहे थे, पश्चिम देशों के विरुद्ध बना रहे थे और इन्होंने लोकतांत्रिक रूप देना चाह रहे थे सोवियत प्रणाली का। और अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ थी उस हथियारों की होड़ पर इन्होंने रोक लगा दी। 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था और सोवियत संघ ने अपनी सेना भी भेजी थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ से अपनी सेना को वापस बुला लिया। शीत युद्ध को समाप्त करने में ये सहायक बने और सोवियत संघ के विघटन का जो आरोप लगता है वो मिखाइल गोर्बाचेव पर लगता है। यानी सोवियत संघ के विघटन का अगर किसी को आरोपी माना जाता है या कारण माना जाता है, सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण माना जाता है तो माना जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव की आर्थिक सुधारों की नीतियाँ, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरे इसमें प्रमुख व्यक्ति रहे बोरिस येल्त्सिन। सोवियत संघ में
मिखाइल गोर्बाचेव ने बोरिस येल्सिन को मॉस्को शहर का अपने कार्यकाल के समय मेयर नियुक्त किया था और ये सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं। जब दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस जिस समय स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, उस समय इनका नेतृत्व बोरिस येल्सिन करते हैं और बोरिस येल्सिन सोवियत संघ के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं। 1991 में जब उनका विघटन होता है सोवियत संघ का, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और सोवियत संघ का नेतृत्व प्रदान करता है या सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका कोई निभा रहा है तो वो रहा है बोरिस येल्सिन। दूसरे हैं व्लादिमीर लेनिन। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है। 1917 के अंदर रूस के अंदर जो क्रांति हुई थी बोल्शेविक, उस क्रांति के नायक रहे और साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत माना जाता है व्लादिमीर लेनिन को। और लेनिन के जो उत्तराधिकारी है वो स्टालिन है। स्टालिन ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और इनके साथ साथ खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करवाया, जबरदस्ती खेती का सामूहिकरण करवाया, यानी निजी से उनको सामूहिक खेती के अंदर बदला। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जीत का जो श्रेय जाता है वो जोसेफ स्टालिन को जाना जाता है और ये अपने तानाशाही रवैये के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहे। उसके बाद आते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव ने एशिया के अंदर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया और कंपटीशन परीक्षा में भी पूछा गया है। निकिता क्रुश्चेव, जब शीत युद्ध के दौर के अंदर अमेरिका और सोवियत संघ के जो चरम बिंदु था वो था क्यूबा मिसाइल संकट, उस समय ये राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव स्टालिन शैली के आलोचक रहे हैं, यानी ये तानाशाही रवैये के आलोचक रहे हैं। 1956 के अंदर सर्वप्रथम इन्होंने कुछ सुधारों को लागू करने की कोशिश भी की थी और ये पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव देने वाले प्रमुख व्यक्ति रहे। इस तरीके से इन लोगों की बहुत अच्छी या बुरी भूमिका रही सोवियत संघ के विघटन के अंदर और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीय विश्व था वो अंत हो गया। कुछ बौद्ध आधारित क्वेश्चन है जिनकी एनसीईआरटी ने चर्चा की है, थोड़ी सी अपन उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लिखा है राष्ट्रवाद और अलगाववाद में अंतर। देखिए, राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक अवधारणा है और जिसके माध्यम से लोग अपने देश से जुड़ते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश को अपना मानते हैं। दूसरा है अलगाववाद। किसी राष्ट्र से संपूर्ण राष्ट्र एक अलग क्षेत्र की जो मांग की जाती है उसे कहते हैं अलगाववाद। अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद और अलगाववाद दोनों एक दूसरे के विपरीत अवधारणा है। राष्ट्रवाद है वो देश को जोड़ने का काम करता है और अलगाववाद है वो देश को तोड़ने का काम करता है। भारत में यूएसएसआर में राजनीतिक और आर्थिक समानता है, यानी भारत और सोवियत संघ में राजनीतिक समानताएं क्या है। भारत और सोवियत संघ दोनों लोकतंत्र की बात करते हैं। सोवियत प्रणाली के अंदर भी लोकतंत्र की बात की जाती है, भारत में भी हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। समानता है, आर्थिक समानता ये है कि भारत ने जिस समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है वो समाजवादी साम्यवाद का सुधरा हुआ रूप है, तो इन दोनों में राजनीतिक और आर्थिक समानताएं हैं। साम्यवाद और पूंजीवाद में अंतर हमने पिछले अध्याय के अंदर चर्चा की कि साम्यवादी व्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण होता है वो राज्य का नियंत्रण होता है और जो प्रमुख होता है वो राज्य प्रमुख होता है, न कि व्यक्ति। जबकि पूंजीवाद के अंदर व्यक्ति प्रमुख होता है। पूंजीवाद वित्तीय खुलापन पर काम करता है, मुक्त बाजार व्यवस्था होती है और इसके केंद्र में व्यक्ति होता है, जबकि साम्यवाद के केंद्र में समाज होता है। सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत है। एक तरीका क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत है। देखो, सोवियत संघ एक ग्रुप था, विभिन्न देशों का एक संगठन था जो टूट गया, लेकिन समाजवाद एक विचारधारा है और किसी भी ग्रुप के समाप्त होने से विचारधाराएं कभी समाप्त नहीं होती है। तो अपन ये कह सकते हैं सारांश के रूप में कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। कॉमन छोटी सी अपनी इस पर चर्चा ही हुई। कंपटीशन परीक्षाओं और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था और इसी वीडियो के साथ हमारा दो ध्रुवीयता का अंत वाला अध्याय था वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया और शेष बचता है तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए। इंतज़ार करते हैं अगले वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।